अब हम देखने जा रहे हैं जो नया टॉपिक है प्रबंधन की आधुनिक तकनीक, ये नवीन जो तकनीक है उनके बारे में। जैसे व्यवसाय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण, इसमें जैसे व्यू रचना हो गई, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध हो गया, MBO हो गया, MBE हो गया, 6 सिग्मा हो गया। वैसे मूल 3 है इसमें कि व्यवसाय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध और 6 सिग्मा। सबसे पहले व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण, इसका जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो है माइकल हेमर एवं जेम्स चैम्पी। अब ये इन दोनों की दो क्या है पत्रिकाएं भी। व्यवसाय प्रक्रिया जो है किसी भी उत्पाद और सेवा का निर्माण करना, व्यवसाय में किसी भी कार्य को करने की विधि, वो है व्यवसायिक प्रक्रिया। किसी भी उत्पाद या सेवा का निर्माण और किसी कार्य को करने की विधि। पुनर्निर्माण के दो नाम है ना, व्यवसाय प्रक्रिया और पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण ये देने वाले हैं डेवन पोर्ट। व्यवसाय प्रक्रिया पर आधारभूत और पुनः विचार करना और उसकी आमूल पुनः रचना करना, आमूल चूल जो परिवर्तन होगा। व्यवसाय प्रक्रिया का आधारभूत पुनः विचार करना और उसकी आमूल पुनः रचना करना, ताकि निष्पादन के तत्समय के समीक्षात्मक मापदंड हो। तत्समय ये जो भी तय समय है उसके हिसाब से उसका निष्पादन काम पूरा हो जाए और उसके बाद उसकी समीक्षा का मापदंड तय करना। व्यवसायिक प्रक्रिया इन दोनों को मिलाकर क्या है भी, व्यवसाय प्रक्रिया इसके अन्य नाम परिवर्तन प्रबंध और प्रक्रिया प्रबंध भी इसे कहते हैं। सौर टिरिस जिग्यारिस किसी भी उपक्रम की आमूल पुनः संरचना करने हेतु वैज्ञानिक विधि, मॉडल तथा साधनों का उपयोग है, जिसके परिणाम स्वरूप निष्पादन में सुधार होता है। यानी कोई भी उपक्रम यानी कोई भी व्यापार जो अपने में कुछ अपनी संरचना में क्या करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, और उस परिवर्तन करने के लिए वो चाहे वैज्ञानिक विधि का यूज करे, चाहे वो मॉडल का यूज करे, चाहे वो साधन आदि का उपयोग करके उसके परिणाम स्वरूप जो निष्पादन में सुधार होगा, इनमें जो परिवर्तन करने से वही क्या है, व्यापार प्रक्रिया पुनर्निर्माण है। अब इसके विशेषता और जो लक्षण है, प्रबंधकीय तकनीक या साधन माना जाता है, प्रक्रियाओं का मूलभूत पुनर्चिंतन है, प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित है, न कि कार्यों पर, क्रिया पर। यानी इसमें तो केवल प्रक्रिया पर ध्यान देना है, काम पर नहीं। प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं की आमूल पुनः रचना पर जोर देना, विकेंद्रीकरण, पारस्परिक अंतर्निर्भरता तथा सूचना साझा करने पर बल दिया है। नाटकीय या अकस्मात सुधार माना जाता है भी। समूह निर्माण पर बल दिया है। प्रबंध की अपेक्षा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रबंधकीय क्रियाओं के स्थान पर परिणामों को महत्व दिया है। तकनीक कर्मचारियों को एक समय पर अनेक क्रिया पर बल, प्रक्रियाओं को सरल व प्रवाहमान बनाने पर बल दिया है। आविष्कार पर इन्होंने बल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी IT जो है के बिना व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण क्या माना है, असंभव माना है अभी वर्तमान में। हेमर तथा चैम्पी ने व्यवसाय प्रणाली का क्या माना है, डायमंड माना है। और डायमंड के हिसाब से इसका क्या है, ये डायग्राम्स है। जैसे व्यवसायिक प्रक्रिया हो गई, नैतिक मूल्य धारणा हो गई, प्रबंध तथा मापदंड प्रणाली हो गई और कार्य संरचना। यानी व्यवसायिक प्रक्रिया, नैतिक मूल्य धारणा, प्रबंध तथा मापदंड प्रणाली, कार्य संरचना। इस प्रकार ये क्या हो गया, एक डायमंड सा हो गया। तो इसलिए व्यवसाय प्रणाली क्या है, डायमंड माना है, जिसमें क्या किसको शामिल किया जाता है अभी, व्यवसायिक प्रक्रिया, नैतिक मूल्य धारणा, प्रबंध मापदंड प्रणाली और कार्य संरचना। अब इसके उद्देश्य क्या, उद्देश्य अभी क्रियाओं को प्रवाहमान बनाने तथा प्रक्रिया के समय और उसकी लागत को कम करने के लिए आधारभूत व्यवसायिक प्रक्रिया की पुनः संरचना करना, ग्राहक सेवा उन्मुखी प्रक्रियाओं का निर्माण करना, कार्य करने में लगने वाले समय में कमी लाना, सूचना साझा करके संचालकीय स्तर पर पारदर्शिता विकसित करना, परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धा और अन्य दशाओं के अनुसार प्रक्रिया व संरचना को डालना, ग्राहकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करना, संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता के आमूलचूल सुधार करना, मानव संसाधन को प्रशिक्षण प्रदान करना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर माना जाता है, व्यक्ति को सृजनशील बनाने की शिक्षा देना। अब ये एक व्यापक दृष्टिकोण भी माना है। अब अपेक्षाएं क्या है भी इससे, तो प्रक्रिया की स्पष्ट पहचान हो, विद्यमान प्रक्रिया को समझने में लगने वाले समय की सीमा हो, क्रियान्वयन में लगने संलग्न व्यक्तियों के प्रतिबद्ध एवं शक्तिशाली नेतृत्व की क्षमता हो, आमूल वेदन योग्य विचार होना, प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करना तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, एक विशिष्ट शैली, व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान। सिद्धांत जो देने वाले वो माइकल हेमर है, किसके,
ये जो हमारी पॉइंट है ना, व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण, इसके सिद्धांत देने वाले माइकल हेमर हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनमें पहला है परिणामों के अनुरूप संगठन, न कि कार्यों के अनुरूप, यानी संगठन को परिणाम के अनुरूप डालना है, काम के अनुरूप नहीं। प्रक्रिया के उत्पादों के उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रक्रियाओं का संचालन करना, सूचना उत्पन्न करने वाले या वास्तविक कार्य में सूचना प्रसंस्करण कार्य का समावेश करना, भौगोलिक रूप से छितराए हुए संसाधनों को केंद्रीकृत करना, इकट्ठा करना, समानांतर या समरूप क्रियाओं को जोड़ना, न कि उसके परिणामों को एकीकृत करना। कार्य निष्पादन के स्थान पर ही निर्णय का केंद्र होना चाहिए तथा प्रक्रिया के भीतर ही नियंत्रण होना चाहिए। एक बार स्रोत पर ही सूचना इकट्ठी करना, एकत्रित करना। अब व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण के संभावित जो परिणाम हैं, सोटिरिस जिग्यारिस, ये अर्थशास्त्री जिन्होंने इसके बारे में बताया कि विभिन्न कार्यों को एकत्रित करना, निर्णय कंपनी के कार्य का हिस्सा है, इसमें कर्मचारी का सशक्तिकरण करना, कर्मचारियों के चरण नैसर्गिक क्रम में संपन्न होना, प्रक्रियाओं के अनेक रूप जैसे पैमाने की मितव्ययता, वृहद स्तरीय उत्पादन, उत्पाद या सेवा ग्राहकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगला है नियंत्रण जांच पड़ताल द्वारा तथा गैर मूल्यवर्धन कार्य न्यूनतम करना, बाह्य संपर्क सूत्रों में कमी करना, ग्राहकों को एकल संपर्क सूत्र में बांधना, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत संचालन का मिलाजुला रूप हो, संगठन का स्वरूप लंबवत से समतल की तरफ ले जाना, कर्मचारियों के मार्गदर्शन या परामर्श के रूप में हो, कार्य की समझ के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना। ये तो क्या है भी परिणाम। फिर संगठनों में व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण का क्रियान्वयन कैसे होता है, किस प्रकार इसको शुरू किया जाता है। तो व्यवसायिक दर्शन तथा कार्यवाही का मामला विकसित करना, व्यवसायिक समस्याओं एवं प्रक्रियाओं की पहचान करना, परिवर्तन हेतु प्रक्रियाओं का चयन करना और उसके प्रतिमान बनाना। अगला है तकनीक की नई डिज़ाइन तैयार करना, कर्मचारी समायोजन और प्रशिक्षण देना, परिवर्तन प्रबंध और कर्मचारी सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण, संगठन में नई प्रक्रियाओं को लागू करना और सामूहिक मूल्यांकन करना। उसके बाद लाभ की बात कर लेते हैं। इसके लाभ है सरलीकृत एवं एकीकृत प्रक्रिया है, लागत और चक्कर समय में कमी लाती है, प्रबंध के स्तरों में कमी और सूचना प्रवाह में वृद्धि करती है, गलतियों में कमी होगी, उन्नत गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध होगी, निष्पादन का आत्म मूल्यांकन होगा, अधिक संतुष्टिदायी कार्य होंगे, कर्मचारियों का सशक्तिकरण होगा, कर्मचारियों का कौशल विकास होगा, परिणाम आधारित पारिश्रमिक मिलेगा, प्रजातांत्रिक मतलब कर्मचारियों और सहभागी नेतृत्व होगा, अपने कार्यों के प्रभावों को देखने का अवसर मिलेगा और सुंदर समन्वय और अधिक लोकशीलता मानी जाती है। अब व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण के असफल होने के क्या कारण हैं भी, इतनी आपने योजना बना ली, असफल क्यों हो रही है। तो पहला है कि जो इसमें काम करने वाले सदस्य हैं, सदस्यों में तकनीकी क्षमता का क्या होता है अभाव, यानी नई जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान नहीं होता है, चुनौतियों को हल्के में ले लेते हैं, संगठनात्मक उद्देश्यों को समझने में भूल करते हैं, संदेशों का दोषपूर्ण तरीके से आदान प्रदान, सूचनाओं पर समय पर ध्यान नहीं देना, परिवर्तन के प्रति संगठनात्मक विरोध होना, प्रबंध का अपनत्व भाव का अभाव होना, परियोजना की लागत बढ़ जाना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय सीमा को पार कर जाना, यानी समय पर पूरा नहीं करना, लेट पूरी करें परियोजना, संस्था में परियोजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं कर पाना, जो आपने योजना बनाई है वो सबको नहीं बताना, प्रक्रिया पुनर्निर्माण के अतिरिक्त सभी बातों को नकारना, यानी पुनर्निर्माण के अलावा जो भी बातें उन सबको नकार दे, प्रशिक्षण का अभाव होता है, अभिप्रेरणा का अभाव, अपर्याप्त आधारभूत संरचना हो, ये क्या है भी कारण। अब है व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण की जो सफलता की जो तत्व है, संपूर्ण संगठन की प्रतिबद्धता, व्यवसायिक आवश्यकता का विश्लेषण, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्माण दल का गठन, लोगों का सशक्तिकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी की पर्याप्त आधारभूत संरचना करना, प्रभावी परिवर्तन प्रबंध करना, नियंत्रण सुधार करना, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब TQM इसका प्रतिपादन करने वाले W. एडवर्ड डेमिंग तथा जोसेफ M. जुरान। अब इसकी परिभाषा देने वाले विरिच, केनिस तथा कुंज। TQM संगठन की संपूर्ण संरचना के भीतर निरंतर गुणवत्ता सुधार की एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है, यानी संगठन के अंदर इसका काम है गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें इसके सभी स्तर, चाहे वो उच्च हो, मध्यम हो, निम्न, सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है इसमें, जिससे कि ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।
TQM एक प्रबंधकीय विचारधारा या दर्शन है जिसमें संस्था के सभी स्तरों के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से संपूर्ण संगठन की सभी क्रियाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की संगठन व्यापी प्रतिबद्धता शामिल होती है। इन जितने भी काम करने वाले हैं उन सब में गुणवत्ता का सुधार करना, ताकि कम वास्तविक लागत पर ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाया जा सके। अगर सभी की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा तो कम मूल्य पर, कम लागत पर वस्तुएं हैं जो हम ग्राहकों को उपलब्ध करवाएंगे और ग्राहक क्या जाएंगे संतुष्ट। अन्य किस नाम से? गैर लाभ उद्देश्य वाली जो संस्थाएं हैं वो तो इसे निरंतर गुणवत्ता सुधार कहती है। अमेरिका में इसे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या गुणवत्ता के से नेतृत्व कहते हैं। जापानी में संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम है किसके? TQM के। अब TQM की विशेषता, गुणवत्ता का सरोकार ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। दोनों में ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित हो। सबसे मेन बात यह है कि ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देना। व्यापक अर्थ के प्रयोग में ग्राहक, कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ता को इसमें शामिल किया जाता है। यानी केवल ग्राहक नहीं है, ये सभी इसमें शामिल है। ग्राहक, कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का काम, संगठन व्यापी प्रयास करना, TQM गुणवत्ता के निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध होना, सामूहिक प्रयासों पर केंद्रित दर्शन होना, गुणवत्ता सुधार के परिणाम स्वरूप लागत में कमी के अवसर तथा लाभ के वृहद अवसर देना, व्यक्तियों पर केंद्रित प्रबंध की धारणा। सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों के सशक्तिकरण पर बल देती है। एक यात्रा है नए की गंतव्य स्थान। संगठनात्मक श्रेष्ठता की व्यवस्थित एवं व्यूहरचनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। संपूर्ण गुणवत्ता संस्कृति के निर्माण में अब TQM के जो उद्देश्य है ये देने वाले हैं वहीलन तथा हंगर। पहला है बेहतर एवं अस्थिर गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं को प्रदान करना। दोनों में ग्राहकों की आवश्यकता के प्रति अपेक्षाकृत शीघ्र किंतु कम अस्थिर संवेदनशील होना। ग्राहकों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं के समायोजन से अधिक लोहशीलता उत्पन्न करना। गुणवत्ता सुधार द्वारा लागत में कमी करना तथा गैर उपयोगिता वर्धन क्रियाओं को समाप्त करना। अब TQM के जो सिद्धांत है वो कितने? 14 है। देने वाले कौन है? डेमिंग ने दिए कौन से? TQM के सिद्धांत, और वो भी कितने? 14। पहला है संगठन के लिए स्पष्ट लक्ष्य या जीवन लक्ष्य की आवश्यकता। संगठनों को ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, अन्य व्यक्ति हमारे कार्य का निरीक्षण करेगा तो हम उन्हीं पर वह कार्य छोड़ देंगे। चौथा है भी केवल मूल्य के आधार पर क्रय निर्णय करने की प्रवृत्ति को त्यागने की आवश्यकता है। गुणवत्ता की ओर ध्यान देना। निरंतर क्रमागत रूप से बढ़ते हुए सुधार करने चाहिए। निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रबंधकों को कर्मचारियों को कार्य करने की विधि को समझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। हाँ, विमान काम समझाना चाहिए, बार बार जांच पड़ताल करने की जरूरी है। अगर वह कर्मचारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें दंड देना पड़ सकता है, लेकिन कई बार दंड के भय पैदा हो जाए, और भय पैदा हुआ तो वह केवल अल्पकालीन लक्ष्य ध्यान केंद्रित करे और दीर्घकालीन जी को है भी वो ध्यान को न कहे, क्योंकि बन ध्यान है कि कोई न कोई सजा मिल वास्ते अल्पकाल लक्ष्य पहले पूरा करें। अंतर विभागीय सामंतशाही या दादागिरी न कम करो। कर्मचारियों को नारों से मूर्ख बनाकर गुणवत्ता सुधार हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अल्पकालीन हितों के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि उन्हें दीर्घकालीन एवं निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। और सहयोग करना, ठोस व व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उच्च और वरिष्ठ प्रबंधकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त। यह 14 सिद्धांत है, और यह थोड़ा सा शॉर्ट नाम हो रहा है ये भी भाई 14 सिद्धांत है जिसका भी आप पटे भाई ये से समग्र गुणवत्ता प्रबंध के डेमिंग दिया भी 14 सिद्धांत। पहले उत्पाद और सेवा में सुधार हेतु लक्ष्य की दृढ़ता को सर्जित करना। उत्पाद और सेवा के सुधार हेतु लक्ष्य की दृढ़ता ने सर्जित करोगी। नए दर्शन को अपनानो। व्यापक निरीक्षण और पर निर्भरता न कम करोगी, ज़्यादा निरीक्षण ना करो। उत्पादन एवं सेवा की प्रणाली में निरंतर सुधार करना। नेतृत्व की स्थापना करनी। आंतरिक प्रतियोगिता ने समाप्त करनी। कर्मचारी के साथ खुली संस्कृति का विकास करना। प्रशिक्षण का एवं विकास के कार्यक्रम बनाना भी। कार्य पर प्रशिक्षण कार्य आधुनिक रीति विधियों यूज करना। विश्वासित भागीदारी को विकास करना। समग्र संगठन द्वारा ध्यान दिया जाना। अस्थायी प्रोत्साहन के बजाय सुधार को सामान्य लक्ष्य बनाना। कर्मचारी का अनुपालन मूल्यांकन करना और संख्यात्मक अभ्यास को समाप्त करना। अब TQM का सिद्धांत के बाद बारी है
सिक्स सिग्मा की ओके अभी सिक्स सिग्मा गुणवत्ता का माप या मानक है जो प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के क्षेत्र में जिसमें प्रत्येक उत्पाद की प्रक्रिया या लेन देन शामिल हुआ है। हर क्षेत्र में हर उत्पाद और प्रक्रिया का लेन देन में शामिल है में लगभग आदर्श या श्रेष्ठ गुणवत्ता की स्थिति के लिए प्रयास को करना। यह वह स्थिति है जो संगठनों को लगभग आदर्श उत्पाद या सेवाओं के विकास और वितरण में सहयोग करे। बस चाहे हर व्यक्ति ने बढ़िया वस्तु उच्च क्वालिटी की वस्तुओं वगैरह प्राप्त हुआ है। पहली विशेषता उत्पाद और सेवा के निर्माण और वितरण बनानी डिस्ट्रीब्यूट करनी स्पूर्दगी करने के लिए गुणवत्ता लक्ष्य निर्धारण करना। इन बढ़िया चीज़ बना उपलब्ध बनानी बढ़िया वितरण बढ़िया करनी स्पूर्दगी बढ़िया करनी। श्रेष्ठ उत्पादों के विकास और वितरण पर ध्यान देना। एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता को लक्ष्य तय करना। अपव्यय फालतू खर्चों और अकुशलता को समाप्त करने पर बल देना। यह ग्राहकों की संतुष्टि की अभिवृद्धि में सहायक है। ऐसे मेन काम है ग्राहकों ने संतुष्ट करना है। यह निर्माण और लेन देन की प्रक्रिया में सुधार की संरचना युक्त विचारधारा है। यह समंक आधारित विधि है। बहुआयामी विचारधारा क्यों माने क्योंकि प्रक्रिया ने सुधार हेतु काम हुए चक्र समय ने कम करे दोष ने कम करे दोष ने कम कर सी ग्राहक संतुष्टि ने अभिवृद्धि करे भी और लागत ने क्या करे कम। एक सांख्य की तकनीक मान लीजिए बेल कर्व के अनुसार और पहले प्रक्रिया के विचारों को कम बाद में उन प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार करना। पहले तो प्रक्रिया के विचार ने कम करना और बाद में प्रक्रिया की क्षमता में क्या करना सुधार। मापन विश्लेषण नियंत्रण और सुधार आदि करना। क्या मैं वस्तु में उत्पाद में और में मापन विश्लेषण नियंत्रण और सुधार करना भी। सिक्स सिग्मा की प्रमुख अवधारणा की है कि गुणवत्ता के लिए आवश्यक है दोष ग्राहक के आवश्यक अनुरूप उत्पाद उपलब्ध नहीं करा तो वो नुकसान है। प्रक्रिया क्षमता है और विचरणीय अंतर स्थिर क्रियाएं। सिक्स सिग्मा की डिजाइन बाद में क्या फायदा अभी सिक्स लाभ है। सिक्स सिग्मा उत्पाद की गुणवत्ता के सुधार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण संरचना युक्त प्रारूप प्रस्तुत करना। व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया जिसमें प्रत्येक उत्पाद प्रक्रिया शामिल है यह समस्या के मूल को पहचानने व समाप्त करने में सहायता करती है। अनावश्यक चरणा ने ज्ञात करने और उन्हें समाप्त करने में योगदान देना। चक्र समय ने कम करना। संचालन लागत में कमी लानी। उत्पाद सेवा के मूल्य में कमी करने में सहायक हुए भी। संरचना संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता न बढ़ाना। चिरस्थायी सफलता को सुनिश्चित करना और प्रयास करना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पादन लक्ष्य निर्धारण करना। ग्राहकों उपयोगिता को वर्धन करना। सुधार की गति में वृद्धि करनी। व्यू रचनात्मक परिवर्तन करने में सहायक हुए। अब सिक्स सिग्मा की जो विधि है वे दो प्रकार की है भी। एक तो है DMAIC विधि व उत्पाद सुधारना ज़्यादा ध्यान दें। DMADV विधि नए उत्पाद सेवा और प्रक्रिया ने डिजाइन विकसित करने पर व्यू रचना पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब आगे पूरी फुल फॉर्म की है डी को मतलब है डिफाइन करना यानी परिभाषित करना। कोई भी काम करो भी लक्ष्य परिभाषित करो परियोजना चार्टर परिभाषित करो भी पहले समझाओ। M को मेजर को मतलब मापन करो प्रक्रिया को मापन करना। A को एनालिसिस विश्लेषण करना यानी प्रक्रिया के बीच कारण परिणाम के संबंध ज्ञात करना स्थापित करना तथा उपयोगिता वर्धन की जांच जूझ करनी की। I को इम्प्रूव जो है इम्प्रूव में सुधार करना। अगर कोई कमी वगैरह आई है जांच करें तो विशेषज्ञ सुधार की व्यापक योजना बना चाहिए। और C कंट्रोल करना या नियंत्रण करना विशेषज्ञ उत्पाद और सेवाओं के सर्जन और वितरण करने में आने वाली निगरानी राख सी और कोई समस्या सी पर कंट्रोल कर सी। अब में डी को मतलब डिफाइन है भी लेकिन एक माँ के उस समस्या परियोजना लक्ष्य परिभाषित जिसका समाधान करना है मैंने परिभाषित करो। M मेजर मापनो है लेकिन उत्पाद जोखिम ना मापो। एनालिसिस यानी श्रेष्ठ प्रक्रिया डिजाइन को चयन करो भी विश्लेषण करके यानी पहले जांच पड़ताल करके जो बढ़िया डिजाइन में तय कर लो क्यों हम ज़्यादातर डिजाइन अपनी बात होगा भी। डी को डिजाइन इन ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति खातर जी ग्राहक की आशा और उम्मीद है अपेक्षा नहीं अपेक्षा है जी की ग्राहक चाहे भी बा वस्तु डिजाइन बनाई दो मैंने। और वी वेरीफाई सत्यापन करना डिजाइन की निष्पादन काम पूरा ही बाद में क्षमता हो के करना स्थापित करना स्थापित मतलब वेरीफाई करना। फिर अगली जी की है उद्देश्य द्वारा प्रबंध MBU प्रतिपादन करना रो है पीटर है डंकर। प्रोफेसर सलेह मान्य परिणामों द्वारा प्रबंध टेरी मान्य प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुंटज ओडोडेल मान्य स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना अव्यवस्थित अल्टपू कार्य मान्य भी। अब MBU की प्रकृति विशेषता के भी एक कार्यात्मक अवधारणा मानी जाए। यह उद्देश्यों पर जोर देती है। काम मतलब नहीं है सहभागिता के विचार पर आधारित है और यह परिणामों उन्मुखी विचारधारा है। काम मतलब है रिजल्ट आना चाहिए बस। और
अब फायदों के भी MBO का लाभ संस्था के फायदे श्रेष्ठ प्रबंध उसी श्रेष्ठ नियोजन उसी के उद्देश्य तय होता है पहले ही संगठन की स्पष्ट जो भी उसी बात पहले बता सी वचनबद्ध निष्पादन उसी प्रभावी नियंत्रण उसी उच्च प्रबंध का फायदा है कि अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी है, अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार है, अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेत किया जा सकता है, विभागों और कर्मचारियों को मध्य समन्वय मतलब मिलजुल के काम करने की भावना पैदा कर सको और अधीनस्थ जी का यानी कर्मचारी अधिकारी के अधीन काम करना रहा बागा फायदा है कि कर्मचारी को अपने लक्ष्य और ज्ञान उसी क्यों बता दे उद्देश्य में कार्य की संतुष्टि में वृद्धि उसी काम पूरा जी अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित हुए अपने अधिकारियों की अपेक्षा की समझ उसी का भी अधिकारी को के चावा अपेक्षा राखी वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क में रहसी और व्यक्तिगत पहलपन और क्षमता में बांगी की उसी प्रति अब आएंगे नुकसान के उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई भावी अनिश्चितता गतिशील वातावरण सरकारी नीतियाँ उद्देश्य में कठिनाई है संतुलन की समस्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य अब एक दूसरे के जल्दी से दिक्कत करे भी मिलाने में बेलोचता की कठिनाई है जल्दी से परिवर्तन को नहीं है जो भी तय करती हो भी करना पड़ती उच्च प्रबंधकों की सहभागिता और सहयोग को अभाव मानी जाए अधीनस्थ पर अत्यधिक समय को दबाव बढ़ जाए क्यों काम जल्दी ज़्यादा करना पड़ती अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाना वरिष्ठ प्रबंधक तथा अधीनस्थ में केवल व्यक्तिगत संघर्ष हो जाए लड़ाई लड़ मरे आपसे कई बार दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्य ज़्यादा बल दे भी दीर्घकाल ने सोचा को नहीं वर्तमान में जो काम है बिन ज़्यादा कराएगा। अब अगलो है अपवाद द्वारा प्रबंध MBE प्रतिपादन करो है ब्रू टेलर उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है तथा उनका ध्यान भी विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों के पैदा होने पर ही आकर्षित करने की व्यवस्था करती है कभी जी की मेन कोई समस्या है भाई ध्यान दोगी कोई नॉर्मल बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेस्टर आर डिटेल मान्यो पहचान और संचार की प्रणालियाँ भी यह केवल नियंत्रण की तकनीक ही नहीं अपितु तो अवसरों की खोज की भी विधि बनी जाएगी तो अपवाद द्वारा प्रबंध को मेन ही तो ये बस कि जिका भी प्रबंधक है वह कोई विशिष्ट समस्या परिस्थिति नहीं ध्यान देना चाहिए बाकी नॉर्मल बात पर ध्यान या समय वेस्ट नहीं करना चाहिए एगो महत्व है प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत हुआ अधिशासी प्रयत्नों को क्योंकि वह फालतू बात पर ध्यान कौन दे मैंने बातों को ध्यान रखा समय बची अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय व स्थान पर केंद्रित कर सके जटिल समस्या मामले में उच्च अधिकारी से ध्यान नहीं बच सकता क्योंकि मैं नहीं चीज बता सी जटिल समस्या ये वास्तव में ध्यान बच्चा को नहीं प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान है निर्णय की बारंबारता में कमी आसी बार बार एक ही चीज़ को आदेश निर्देश को नहीं है उपलब्ध समग्र इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी और पूर्णता का उपयोग संभव है अधिक योग्य उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्याय वाले कार्य पर लगा सका संकटों व कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक तथा प्रेरणात्मक मापदंड तय कर सको अनुभव रहित प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्य न संपन्न कर सको व्यवसायिक क्रियाओं के समस्त पहलू की व्यापक जानकारी। अब एक दो सर नुकसान किए देखो अब एक दो सर नुकसान हुआ है कि यह संगठन के व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचारों को बढ़ाती है ये अविश्वसनीय समकों पर आधारित है ये व्यापक अवलोकन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता जो संभव नहीं है ज़्यादा जांच कौन कर सके यह कागज कार्रवाई न बढ़ावे ये व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता मानकर चलती है प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त होगी यह प्रणाली अनेक घटकों मानवीय व्यवहार आदि की भी माप ठीक तरह से नहीं करती है। और लास्ट जी क्या अपनी हिंगा वह है व्यू रचनात्मक प्रबंध कि वो शब्द जी को है वो सेना के जनरल द्वारा अपनाए गए सैन्य बल के वास्तविक रणनीति को संबंध रखा है संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आंतरिक और बाह्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना ही व्यूरचना है यानी कोई संस्था कोई वस्तु को प्रोटेक्शन करे नहीं तो पहले देखे संस्था का आंतरिक घटक की और बाह्य घटक की जिका भी प्रभावित कर सके और बन ध्यान में रख के व्यूरचना बनावी संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण व्यूरचना का निर्माण उसके लागू करने क्रियान्वित करने और प्रबंध की प्रक्रिया है और समय अंतराल से संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को भी उठाया जा सकता है अगर कोई समस्या का भविष्य में तो बिना सुधार कर लो भी। अब एक विशेषता औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया मानी जाए औपचारिक मतलब संगठन उद्देश्य हुए व्यूरचनाओं निर्माण हुए में क्रियान्वयन अनुवर्तन सुधारात्मक कदम हुए प्रबंधकों की प्रतिबद्धता व काम के प्रति व्यवस्थित प्रक्रिया है नंबर वाइज वातावरण को पहले विश्लेषण हुए फिर उद्देश्य को निर्धारण हुए फिर व्यूह रचनाओं निर्माण कर फिर क्रियान्वयन कर फिर मूल्यांकन कर लास्ट में अनुवर्तन हो
उच्च स्तरीय प्रबंध व्यू रचना बनाना काम उच्च स्तरीय प्रबंध करे भी। साध्य और साधन मानी जाए काम पूरा करने खातर। निर्देशनात्मक नियोजन है वो गतिशील प्रक्रिया है, मतलब समय के हिसाब चाल को करें। भविष्य अनुमुखी प्रक्रिया भी मानी जाए। लेकिन एक फायदो व्यवसाय को कुशल संचालन करना, उद्देश्यों की स्पष्ट और प्रेरणा, वातावरण चुनौतियों का सामना और अवसरों को लाभ, सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता, संगठन की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि करना, कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध में कमी करना वो अहम फायदो है।